भारतीय संस्कृति में घास का अपना एक स्थान है। घास संस्कृति का हिस्सा रहा है और घास में ही अन्न आते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, इसी में आते हैं ज्वार, बाजरा, इसी में आते हैं ओट्स, इसी में आती है हमारी पवित्र कुशा घास और दूब घास जिसको हम डोगरी में खपल भी कहते हैं, और कुशा जिसको हम डोगरी में दब भी कहते हैं। घास ही तो है बांस, बैम्बू, जिसको डोगरी में हम बैं चौंठी भी कहते हैं। बैम्बू इज द जाइंट ब्रदर ऑफ ग्रास। बहुत बड़ा विशालकाय घास कह लीजिए बांस को। और बांस 7 सुरों वाली बांसुरी बांस से ही बनती है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, जिन्होंने इसको शास्त्रीय संगीत से जोड़ा। ओपी चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित रघुनाथ, कृष्ण कन्हैया हमारे, उनको भी बांसुरी वादक माना जाता है, जो कदम्ब के पेड़ पर बांसुरी बजाया करते थे। लेकिन अगर हम उससे पीछे की बात करें, यूरोप और अमेरिका में कुछ जानवरों की हड्डियों से भी बांसुरियां बनाई गई, जैसे भालू की हड्डी से, गिद्धराज के पंख की हड्डी से, या लाल सिर वाले सारस क्रेन से, उसकी हड्डी से। तो ये छेद इसमें होते हैं और हवा के आर पार जाने से जो एक स्वर निकलता है, उसको ही बांसुरी का नाम दिया गया है। और बैम्बूज जो हैं पूरी दुनिया में ये हमें मिलते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे अफ्रीका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो या एशिया की बात हो। पूरे ग्लोब में 1575 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी प्रजातियां हमें मिलती हैं। 19 जनरा हैं, 2-3 एग्जॉटिक जनरा भी इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो 22 जनरा हो जाते हैं। और कई स्पीशीज जो हैं उसमें कुछ एंडेमिक भी स्पीशीज हैं जो सिर्फ भारत में ही होती हैं। उनमें से कुछ प्रजातियां हैं जैसे ऑकलैंड्रा बेडोमियाई, जो हेनरी चार्ल्स बेडोम थे, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मैड्रास, उनके नाम से ही इस प्रजाति का नाम है ऑकलैंड्रा बेडोमियाई। और इसी तरह से एक और कंजर्वेटर हुए बोर्डिलान, और उनके नाम से ही एक और स्पीशीज जो भारत में मिलती है वो है सीडोऑक्सीटेनिन्थेरा बोर्डिलनी। ये हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों स्पीशीज़ की खास परेशानी ये है कि इनमें बीज नहीं मिलता, बीज बहुत कम पड़ता है, बीज नहीं मिलते, और इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी ये हार्मोन्स को भी बहुत कम रिस्पॉन्ड करने वाली प्रजातियां हैं। ऑकलैंड्रा बेडोमियाई और सूडोऑक्सीटेनिन्थेरा बोर्डिलनी। अक्सर हम अपने घरों में या रेस्टोरेंट्स में कुछ फर्नीचर देखते हैं, केन फर्नीचर, और बहुत से लोग उसको भी बांस का फर्नीचर समझने की भूल करते हैं। वास्तव में केन जो है वो घास नहीं है। केन, जिसके बोटानिकल जीनस जो है कैलामस है, और उसकी जैसे इंडियन स्पीशीज है कैलामस टेनुइस है, या दूसरी कैलामस रोतंग है, तो ये स्पीशीज जो है बेसिकली ये क्लाइंबिंग होती हैं। ये एक बेल नुमा लताएं होती हैं और इनमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं, और ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं।
और ये घास ना हो करके ये खजूर की ही फैमिली की वनस्पतियां हैं, केन। लेकिन बैम्बू और केन इन दोनों को इकट्ठा ही ट्रेड में इनका जो जिक्र होता है या इनका जो इस्तेमाल होता है, फर्नीचर के लिए बैम्बू भी यूज होता है, बांस भी यूज होता है और कीन्स भी यूज होती हैं। तो ये हमें देखना होगा कि केन जो है वो एरिकेसी जो हमारा सुपारी है, सुपारी की फैमिली का सदस्य है, और बैम्बू जो है वो हमारे घास फैमिली का, पोएसी का सदस्य है। इसमें 3 किस्म के क्लेड्स या ट्राइब्स होते हैं। पूरी फैमिली घास की फैमिली पोएसी है, तो ये सब फैमिली बैम्बूसाइडी में रखे जाते हैं, बांस। और उसके आगे वो 3 क्लेड्स कहिए या उनको ट्राइब्स कहिए, वो 3 किस्म के हैं। उसमें ट्रॉपिकल वुडी बैम्बूज का एक ग्रुप है, ट्रॉपिकल हर्बेशियस बैम्बूज का दूसरा ग्रुप है, और टेम्परेट वुडी बैम्बूज का तीसरा ग्रुप है। तो जो हमारा ट्रॉपिकल बेल्ट में हमको जो बैम्बूज मिलते हैं, उसमें आते हैं हमारे फाइलोस्टैकिस, ऑक्सीटेनिन्थेरा। फाइलोस्टैकिस हालांकि टेम्परेट में आएगा, और इसमें कुछ हर्बेशियस जो हमारे न्यू ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, वो वाले बैम्बूज हैं जो हर्बेशियस होते हैं। जो अक्सर हमारे जम्मू की कंडी बेल्ट में, जो जसरोटा में जो बांस मिलता है, उसको कहते हैं डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस। बैंज, ये अंदर से इसकी जो हॉलोनेस होती है बहुत कम होती है, और ज़्यादा ये मोटा ही होता है, भरा हुआ, और इसलिए इसको बैंज या बांस भी कहते हैं। बैम्बूसा की के स्पीशीज को हमारे गांव वाले लोग जो है च्वांठी कहते हैं डोगरी में। और इनमें जो नॉर्थ ईस्ट है बहुत रिच है बैम्बूज की डाइवर्सिटी में। तो कई बैम्बूज वहाँ से जो हम अक्सर देखते हैं वो है बैम्बूसा बालकुआ, मेलोकेना बैम्बूसाइडस, हमारे डेंड्रोकैलमस में भी एक आता है डेंड्रोकैलमस ब्रांडिसी, डेंड्रोकैलमस गाइगेंटिया सबसे बड़े लॉर साइज का बैम्बू है, 40 मीटर ऊंचा चला जाता है। डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई भी है, डेंड्रोकैलमस मेम्ब्रेनेशियस भी है, फाइलोस्टैकिस बैम्बूसाइडस है, आर्ट क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इवन एडिबिलिटी में। जो बैम्बू है इसको अक्सर हमने घरों में देखा होगा, जब भी भवन निर्माण होते थे, बिल्डिंग्स हम बनाते थे, स्कैफोल्डिंग जो है जिसको डोगरी हम कहते थे गो बनना, तो अक्सर वो स्कैफोल्डिंग मटेरियल जो है बैम्बू का ही होता है। फिर हमने अक्सर देखे होंगे बैम्बूज की पिचकारियाँ। होली के वक्त जब हम पहले होली खेलते थे तो प्लास्टिक की हमारे पास पिचकारियाँ नहीं होती थी, तो हम बैम्बू की, बांस की ही पिचकारियाँ जो है बनाते थे, इस्तेमाल करते थे। इसकी वो वुड जो है, ये दूसरी जो आम हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली वुड से इसकी वुड अलग होती है। खास बात क्या है कि जो स्टेम है बांस की, जो कांड है इसमें, अगर उसके हम सेक्शन काटेंगे तो हम देखेंगे वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं अंदर, ना कि वो एक घेरे में होते हैं। बल्कि दूसरी जो वुड है हमारी, उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो है घेरे में होते हैं, यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं। एक फर्क तो ये है। दूसरा, इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। जो कैमियम विंटर वुड और स्प्रिंग वुड बनाता है, उससे बनती हैं रिंग्स। सैपवुड और हार्टवुड में भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ऐसा इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसमें ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण इसकी जो स्टेम है वो कॉलमनर शेप में रहती है, वो टेपर नहीं करती है।
और जो दूसरी वुड है जो आम दरख्तों में हम देखते हैं वुड, उसके नीचे से तने बड़ा मोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ वो टेपर करता है और बिल्कुल टॉप पे जाके वो बिल्कुल नैरो हो जाता है। लेकिन ऐसी ग्रोथ इसमें नहीं होती, इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है कॉलमनर ग्रोथ रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ मिसिंग। एक और इसकी खास बात जो है वो इसमें यह है कि इसमें 3 लाडिक्यूल्स होते हैं फूलों में, सूडोस्पाइकलेट्स होती हैं, 3 लाडिक्यूल्स होते हैं, 6 इसमें स्टेमन्स रहती हैं और 3 इसमें स्टिग्मेटा रहते हैं। और इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इनडिटर्मिनेट टाइप है और ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्ट का होना भी एक परमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। और कुछ जो हमारे बाम्बूज हैं उसमें कांटे भी होते हैं, कांटा बांस, जैसे बैम्बूसा अरुंडिनेसिया। फिर बुद्धा बांस भी होता है, बड़ा खूबसूरत, और नीचे से उसकी जो नोड्स हैं वो थोड़े सी स्वोलन रहती, फूली हुई रहती हैं, जैसे बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, इसीलिए उसको बुद्धा बांस कहा गया। लेकिन बेसिकली वो भी बैम्बूसा बल्गैरिस स्पीशीज में ही आता है। वैरायटी लेवल पे उसकी अलग अलग वैरायटीज हैं। एक वैरायटी सट्रिएटा है जिसमें ग्रीन रंग की लाइंस होती हैं और गोल्डन येलो, लेमन येलो उसका रंग होता है कलम का। और दूसरी जो है वैरायटी वामिना है, वामिन वो भी होती है। और ये जो बांस है मोस्टली हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। इवन इसकी जो शूट्स हैं, यंग शूट्स हैं, उसका अचार बनाया जाता है, उसका सूप भी बनाया जाता है। तो बैम्बू की कलम्स में साउथ ईस्ट एशिया में, खास करके जावा में, इंडोनेशिया में, लोग जो है इसको यूटेंसिल्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और राइस इसी में पकाते हैं, सूप भी इसी में बनाते हैं। इनकी कलम्स जो हैं उनकी वाटर बॉटल्स सिक्किम ने पॉपुलराइज कर ली हैं, ताकि वो जो हम प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं, हार्मफुल है प्लास्टिक। ऐसे भी जो पानी की क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाती है जो अगर हम प्लास्टिक की बोतल का पानी पिए। तो इसलिए सिक्किम ने पहल करके बैम्बू वाटर बॉटल्स को भी पॉपुलराइज किया है। पुरानी चाइना में बहुत पहला जो कागज़ था, राइटिंग मटेरियल के तौर पे भी बैम्बूज की जो स्ट्रिप्स हैं काट काट के उनको जोड़ करके उसके ऊपर लिखा जाता था, खासकर 4th सेंचुरी AD तक। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पेपर आते गए। तो ये जो बैम्बू है, बांस है, इसको इंडिया में काफ़ी कल्टीवेट किया जाता है, खासकर पेपर मिल्स के लिए। जो कागज़ बनाने वाली जितनी कंपनीज हैं, खासकर चंद्रपुर महाराष्ट्र में हम देखते हैं, तो वो बैम्बू ग्रो करके इसका जो है पल्प, पेपर पल्प, न्यूज़ प्रिंट और पेपर बनाने में काम आता है। बैम्बूज का आर्ट और क्राफ्ट के लिए काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ है। और इसमें एक है इनबार ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन। जो रतन है वो बेसिकली कीन्स को कहते हैं, रतन पाम ये दूसरा नाम है केन का। जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं खजूर फैमिली के, और उनके पत्ते जो है वो पिनेट होते हैं। और इनकी बहुत सी स्पीशीज हमारे अंडमान्स में और नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट में मिलती है। और इनकी हम बास्केटरी में खास करके इनका बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये थिन स्टेम्ड होती हैं, बड़ी मोटी नहीं होती। और ये सिलेंड्रिकल स्टेम्स जो है ये आर हार्वेस्टेड और ट्राइबल की लाइवलीहुड्स का सोर्स बनती हैं ये केन्स। और बैम्बूज जो हैं इसमें कुछ श्रबी बैम्बू भी हैं और कुछ बहुत ही बड़े। तो जो हमारा ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरल में, वहाँ पे भी काफ़ी बैम्बू के डाइवर्सिटी को मेंटेन किया गया है। बैम्बू सीटम है। और इसी तरह से केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नोडल एजेंसी भी है बैम्बू डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, उन्होंने भी काफ़ी काम इन बैम्बू स्पीशीज़ पे किया हुआ है। माइक्रो प्रोपेगेशन को लेकर के टिश्यू कल्चर के थ्रू भी उन स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है, कोशिश की जाती है जिनकी सीडिंग अवेलेबल नहीं होती, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी
सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं वो स्पीशीज, खास करके ऑकलैंड्रा वेडोमियाई और सूडो ऑक्सीटेनिंथेरा बोर्डिलनी। बांस जो है वो हमारे घर के निर्माण कार्य में, हट बनाने में, हट मेकिंग में इस्तेमाल होता है। हमारे बिलावर, सांबा, रामनगर के दूर दराज के जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, मोस्टली वो बैम्बू को लेकर के टोकरियां बनाते हैं। टोकरियों को कई अलग अलग साइज़ हैं, छोटी, बड़ी। फिर इसको लेकर के वो घरों की छतों को भी, रूफिंग भी मटेरियल बनाते हैं इसका। और बैम्बू को लेकर के अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इसकी कई नॉर्थ ईस्ट में इनोवेशंस हुई हैं, जैसे बैम्बू ज्वेलरी है। जितने भी आभूषण हैं उस तरह की चीज़ें जो हैं बैम्बू से बनाई जा सकती हैं। बैम्बू टेक्सटाइल है, इसका कपड़ा, बैम्बू का स्कार्फ भी। बैम्बू डॉन्स भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत मशहूर है। बैम्बू राफ्टिंग भी बनाई जाती हैं, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे या केरल में बैक वाटर्स में इनकी राफ्टिंग यूज़ करके एक्वाकल्चर में भी इनका इस्तेमाल होता है बैम्बू कलम्स का। से एक ख़ास किस्म की केन है कैलमस रोतंग, जिसका जो फल है उससे एक ब्लड निकलता है, लाल रंग का रेजिन होता है बेसिकली वो, जिसको बोलते हैं ड्रैगन्स ब्लड। उसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। बांस लोचन होता है, वो भी एक किस्म का रेजिन है जिसको न्यूट्रिशियस माना जाता है, एफ्रोडीजियक भी माना जाता है। बैम्बू का हाई सोसाइटी में इसका काफ़ी पॉपुलर फर्नीचर और कई किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट क्राफ्ट मटेरियल तैयार किए जा रहे हैं। पेन स्टैंड्स, बैंगल स्टैंड्स, इवन बुकेज, बैम्बू बुकेज। बैम्बू की जो खास करके हमारे स्पीशीज जो मानी जाती हैं कि वेरी ऑर्नामेंटल हैं, उनको पार्क्स एंड गार्डन्स में भी लगाया जाता है। और बैम्बू के ऊपर कई एनिमल्स का दारोमदार है, उनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, खास करके नेशनल एनिमल ऑफ चाइना पांडा, जाइंट पांडा, एल्यूरोपोडा। वो जो है 90% उसकी जो फूड है, ग़िज़ा है, वो बैम्बू शूट से ही है। इंडिया में भी नेपाल और सिक्किम में जो पाया जाने वाला रेड पांडा है, एल्यूरस फुलजेंस, वो भी काफ़ी हद तक बैम्बू खाता है। फिर इसी तरह से माउंटेन गोरिल्लाज हैं सेंट्रल अफ्रीका में, उनका भी जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल फूड बनता है ये बैम्बू, बांस। और मेडागास्कर में लीमर्स होते हैं, बैम्बू लीमर्स उनको कहते हैं, हैपला लीमर स्पीशीज। तो उनको भी इसके ऊपर बहुत वो आश्रित रहते हैं। और बैम्बूज जो हैं वो मॉइस्ट फॉरेस्ट में एंड रेन फॉरेस्ट में कई किस्म के एम्फीबियंस को, स्पेशली फ्रॉग्स को, उनको शेल्टर देते हैं। और मॉइस्चर के उस एक पर्टिकुलर रेजीम में ही वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो हैं, खासकर एंडेमिक फ्रॉग स्पीशीज़ जो हैं, वो वहाँ पे मिलती हैं और उनका कंजर्वेशन भी इनके थ्रू होता है। बैम्बू बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रास संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमारे वाद्य यंत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इससे बनाए जाते हैं, बांसुरी और इसके अलावा और भी। और बैम्बूज के हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट क्राफ्ट मटेरियल भी बनता है। पेपर पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। सबसे बड़ी बात, बैम्बू बहुत तेज ग्रो करता है। ये 2-3 फीट 32 सेंटीमीटर तक, 32 इंचेस तक ग्रो कर सकता है इन 24 आवर्स। इतनी इसकी ग्रोथ होती है। तो 2 किस्म के बैम्बूज जो हैं, बांस देखे जाते हैं।
एक वो होते हैं जो क्लम्प फार्म करते हैं, जो गुच्छे बना लेते हैं, क्लम्प फार्मिंग, जैसे डेंड्रोकलम स्ट्रिक्टस। और दूसरे हैं रनिंग बैम्बूस, जो अंडरग्राउंड राइजोम्स के थ्रू पेरिनेट करते हैं और दूसरी जगह जाके इन्वेसिव हो जाते हैं, कॉलोनाइज करते हैं। ऐसे बैम्बूज हमें हरियाचक में भी दिखते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम इन पे किया है और बैम्बू की नर्सरीज डेवलप की हैं। हमारे फार्मर्स को चाहिए कि अपने फार्म्स पे, किस खेतों की मेंढों पे इन बैम्बूज को लगाएं और इससे जुड़ी हुई जो उनका स्किल है उसकी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो नए नए प्रोडक्ट्स इससे बन रहे हैं, जैसे अगरबत्ती, तो छोटा एक लघु उद्योग अगरबत्ती का बन सकता है बैम्बू को लेकर के। फिर इसके छोटे छोटे जो आर्ट क्राफ्ट हैं, जो शो पीसेस हैं, लैंप्स हैं, बोर्ड्स हैं, लैंप शेड्स हैं, बैंगल स्टैंड्स हैं, पेन स्टैंड्स हैं, या छोटी मोटी ज्वेलरी है, उसमें रिंग्स हैं, ईयर ड्रॉप्स हैं, या फिर इस पे कोई चित्रकारी करके हम इस तरह की कोई पेंटिंग इस मटेरियल को यूज़ करके, या बास्केटरी, उसमें भी इनोवेटिव तरीके से हम इस मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बांस, बैम्बू, या जिसको हम डोगरी में बैं या चौंठी भी कहते हैं, ये ग्रास फैमिली का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वुडी ग्रास है, जाइंट ग्रास है, और इसके प्रोपेगेशन इजी रहती है कुछ स्पीशीज़ को छोड़ करके। इसको हम प्रोपेगेशन में कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइजोम से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सीड, ये मोस्टली बैम्बूज में बहुत सी स्पीशीज़ में 60 ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स के बाद, 120 ईयर्स के बाद और 130 ईयर्स तक देखे गए हैं। और ये मास फ्लावरिंग जो होती है वो एक बहुत ही एक बुरा शगुन माना जाता है, क्योंकि एकदम सब फ्लावरिंग जब इकट्ठी हो जाती है किसी स्ट्रेच में तो एकदम से सीडिंग हो जाती है और रोडेंट की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो हमारे अन्न उत्पाद के लिए खतरा बन जाते हैं। और हमारा अन्न के वो इतनी उनको ज़रूरत होती है खाने के लिए कि वो हमें अकाल की तरफ धकेल सकते हैं। तो ये एक खतरा है जिसको मॉनिटर करना होता है साइंटिफिकली। हमें होना चाहिए पता कि कब किसकी मास फ्लावरिंग है, और मास फ्लावरिंग से पहले ही हम उनको काट सकते हैं। तो एक इसकी जो मैनेजमेंट है एक साइंटिफिक तरीके से होती है, और ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में होती है, और नॉर्थ ईस्ट में भी, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खास करके बैम्बू वर्किंग सर्कल जो है वर्किंग प्लान में होते हैं, और उसके हिसाब से इसकी हार्वेस्ट होती है। पार्टीशन से पहले हमारे जम्मू में जसरोटा एरिया जो है बहुत मशहूर था बैम्बू के लिए, लेकिन अब वो चूँकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा वाइल्ड लाइफ एरिया है तो वहाँ से हार्वेस्टिंग जो है मना है। लेकिन कठुआ के आगे पीछे जो भी लोग हैं, खासकर हरियाचक के एरिया में, वो लोग जो हैं बैम्बू से जुड़े हुए हैं, बैम्बू से भली भांति परिचित हैं, और इसका जो इकोनॉमिक रिटर्न्स हैं उसमें जो न्यू इनोवेशंस हैं उसके बारे में उनको नॉलेज जो है नज़दीक के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिल करके लेना चाहिए।